हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने अभी पीछे 4 टॉपिक डिस्कस किए इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी के। आज हम लोग उसके आगे एनवायरनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट पॉलिसी इन इंडिया। भारत की पर्यावरणीय नीति। कुछ भी समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को एनवायरनमेंट का मतलब समझ लेना चाहिए। व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट से की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो क्या होता है? नॉर्मल अगर हम कहेंगे कि हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र जो हमें दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं या एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर इसे परिभाषित किया जाए तो हम इसे कहेंगे हमारे चारों ओर के जो जैविक और अजैविक तत्व होते हैं, अजैविक तत्व, इनसे मिलकर बना होता है हमारा पर्यावरण। जैविक बायोटिक फैक्टर और अजैविक अबायोटिक फैक्टर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जैविक और अजैविक तत्वों के बारे में, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जैविक तत्व केवल ब्रह्मांड में हम कहें या इस प्रकृति में केवल 3 होते हैं: उत्पादक, प्रोड्यूसर और उपभोक्ता, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, विघटन करता। ये प्रोड्यूसर जो हमारे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो उपभोक्ता होते हैं, और जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं वो विघटन करता। इनको छोड़कर सारे के सारे तत्व जो होते हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स में जैसे सॉइल, मिट्टी, मृदा, एयर, वायु, लाइट, प्रकाश, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऊंचाई, अक्षांश, देशांतर, ये सारे के सारे इत्यादि, ये सारे के सारे जो तत्व होते हैं ये अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो अगर सम्मिलित रूप से हम कहा जाए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का मिश्रण होता है जिसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। समय के साथ साथ जैसे मनुष्य ने विकास किया, उसकी आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ती गई। आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करने के चक्कर में उसने प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन किया। इस प्रकृति के दोहन के करने के कारण, प्रकृति का जब दोहन हुआ तो पॉल्यूशन की समस्या उत्पन्न हो गई। जिसे हम, जब पॉल्यूशन होता है तो छोटी छोटी क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा कई तरह का प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, केमिकल, न्यूक्लियर, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पॉल्यूशन में आ जाता है, प्रदूषण में आ जाता है। ये पॉल्यूशन जब एक स्तर से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान करने लगता है, और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारे पर्यावरण में उपस्थित जो जीव जंतु हैं उस पर पड़ता है, हमारी प्रकृति पर पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा ये एनवायरनमेंट पॉलिसी। देखिए, स्वतंत्रता के समय हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने कहा कि भारत भूमि के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए। 33% भाग पर वन होने चाहिए, इतने प्रतिशत। लेकिन अभी भी इंडियाज़
फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे आया, ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई 2019 में आई ये रिपोर्ट। इसमें भी अभी हम लोग जो है 24.6% अप्रॉक्सीमेटली इतना फॉरेस्ट कवर है टोटल, जिसमें से वन और वृक्षावरण दोनों मिलाया जा सकता है। तो हम लोग ये रिपोर्ट्स की बात में बात भी करेंगे। सबसे पहले हम पर्यावरण के बेसिक्स एलिमेंट जान लेते हैं ताकि पर्यावरण पॉलिसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। जब पर्यावरण को नुकसान होता है तो सरकारें जो होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वो क्या करती हैं, कुछ नीतियाँ बनाने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण पर्यावरण संरक्षण हो जाता है और फिर इन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन चलता रहता है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो नीतियाँ और प्रोग्राम चलाए गए हैं सरकार के द्वारा ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम भारत की इंडियाज़ इन्वायरमेंट पॉलिसी में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम कहें कि सबसे पहली जो संस्था आती है जिनेवा प्रोटोकॉल। जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में आता है, 1925 में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। ये जो प्रोटोकॉल आई, इसने जैविक और रासायनिक हथियारों के प्रयोग को निषेध करने का प्रयास किया। जैविक और रासायनिक हथियार के प्रयोग को निषेधित करने का प्रयास किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान ने चाइना के ऊपर जैविक हमला किया, रासायनिक हमले किए, जिसके कारण ये जो प्रोटोकॉल रहा वो ज़्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाया। उसके बाद समय के साथ समय गुजरता गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और विश्वव्यापी जन धन संसाधनों की अपार क्षति हुई। उसके बाद कुछ विश्व स्तर पर कुछ संस्थाएं निकल कर आती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण संस्था नहीं बनी। लेकिन अगर हम पहली संस्था की बात करें जिसने महत्वपूर्ण काम किया, इसने जो अस्तित्व में आई और लगभग उसमें 100 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया, 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 5 जून 1972, 5 जून 1972 को होती है। देखिए 5 जून की जो डेट है, इसी के समय हमारा जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का प्रारंभ यहीं से स्टार्ट होता है, 5 जून से ही, यहीं से ये डेट ली गई है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्टॉकहोम के जो उनके समकक्ष कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर, केवल 2 सुप्रीम कमांडर, एक प्रकार से अगर हम कहें कि किसी भी देश के, भाग लिया। लेकिन बाकी जो देश सम्मिलित हुए इस कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने अपने अपने डेलीगेट्स, किसी ने राज्य स्तर का मंत्री, किसी ने और मंत्री जो हैं वो भेजे। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने जो भाषण दिया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन्होंने इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले पॉवर्टी हटाने के लिए बात की कि जीरो जब पॉवर्टी होगी तभी पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है या इससे संबंध में नीतियाँ कारगर होंगी। तो इसके लिए ये हमारा जो प्रयास था पर्यावरण सुरक्षा के लिए, हमारा पहला प्रयास था और इसी में एक 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। ये एक नॉर्मल सी स्टडी हुई, ये नॉर्मल हमारा एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। उसी के साथ साथ कुछ और प्रोग्राम इंडिया पर
के लेवल पर भी चल रहे थे। प्रोजेक्ट टाइगर आया उसी के टाइम पर 1973 में। और अगर हम कुछ और बात करें तो ग्लोबल लेवल पर और बहुत सारी घटनाएं उस समय घटित हुई। उसके बाद हमारा अगर एक मेजर कंपोनेंट में देखें तो वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। ये जो सम्मेलन है ये 1987 में होता है, 1987 का वियना सम्मेलन। ये अगर हम कहें तो ओजोन क्षरणकारी जो पदार्थ हैं उनसे संबंधित ये था, जो ओजोन क्षरणकारी पदार्थ हैं। ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों के ऊपर ये सम्मेलन हुआ। इसमें प्रयास किया गया कि ओजोन का जो क्षरण करने वाले पदार्थ हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरीके से जो पदार्थ हैं उनके उपयोग को नियंत्रित किया जा सके ताकि ओजोन के क्षरण को कम किया जा सके। उसी समय, उसी के आसपास 1980, ये हमारा जो था वियना कॉन्फ्रेंस 1985 का था। इसी के बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 1987 में 1987 में एक कमीशन बनता है, वर्ल्ड कमीशन और इन्वायरमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट। इसने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। हमारा साझा भविष्य। ये ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानी जाती है। और इसी रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयोग किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयोग इसी में किया गया। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सीधा सा मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के हम नारे से इसको याद कर सकते हैं कि विकास की ऐसी प्रक्रिया हो कि जो समाज के परिधि पर खड़ा व्यक्ति है उसको भी उसका लाभ मिल सके। या हम कहें सतत विकास का मतलब इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं कि हम अपने संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करें कि वो जो संसाधन वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। सतत विकास की ये परिभाषा उचित होगी। तो यहाँ से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित करने का प्रयास किया गया, जिसमें कहा गया कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ साथ हमें भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग के लिए भी संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए या उसका इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। इसी समय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है 1987 में ही। यह विश्व का पहला प्रोटोकॉल था जो बाध्यकारी था और अंततः विश्व के लगभग 150 से ज़्यादा देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की। और ओजोन जो क्षरणकारी पदार्थ था, सबसे महत्वपूर्ण ओजोन क्षरणकारी पदार्थ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया विश्व के स्तर पर। इसके बाद हम देखें इसमें से तो इसका जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ, इसमें जो तत्व आए और शामिल किए गए जो ओजोन को जैसे जैसे विकास हुआ, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, अपने अपने पेपर प्रकाशित किए, उसमें से कई और गैसें निकल के आई जो ओजोन को क्षरण कर रही थी। उसमें से कुछ मिथाइल ब्रोमाइड भी थी। HBFC भी था, HCFC भी था।
इस तरीके से हम देखें तो इन पर भी बैन करने की बात हुई। आगे जब हम बढ़ते हैं समय के साथ 1988 में 1988 में एक टोरंटो समझौता होता है। टोरंटो समझौता जो होता है उसमें कहा जाता है कि अब जो विश्व के सभी देश हैं वो अपने कार्बन उत्सर्जन का 20% हिस्सा कटौती करे 2005 तक। टोरंटो समझौता 1988। इसमें कहा गया विश्व के सभी देशों से, कहा गया कि वो 2005 तक अपने CO2 इमिशन का 20% कम करें। लेकिन इसमें से विकासशील देशों को कड़ी आपत्ति थी। कड़ी आपत्ति का मतलब था कि विकसित देशों ने अपना संपूर्ण विकास कर लिया होता है, लगभग वो विकास की चरम पराकाष्ठा को पा चुके होते। लेकिन विकासशील देश जिन्होंने अभी हाल ही में विकास की राह पर चलना प्रारंभ किया था, भारत जैसे देशों ने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया था। 1992 के बाद जब हमारा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आता है तो विकास की हम लोग दौड़ में लगते हैं आगे। तो कहने का मतलब हमारे विकास के राह पर चलने से पहले ही हम लोगों के कार्बन इमिशन में कटौती करने का एक प्रस्ताव रखा गया। विश्व के सभी देशों ने इसको सिरे से इनकार कर दिया। उसके बाद जो आता है वो सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, रियो सम्मेलन 1992। एनवायरनमेंट पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा था, देशों के पास कोई विकल्प नहीं था, तो पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया 1992 में। इसे अर्थ समिट, रियो समिट, क्योंकि ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सम्मेलन था वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 साल बाद हुआ था। अगर हम देखें तो स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1972, तो इसके 20 वर्षों के बाद, ये उसकी 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए ये हमारा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम यहाँ देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सतत विकास के लिए एजेंडा 21 स्वीकार किया जाता है विश्व के देशों के द्वारा, और उसके साथ साथ वैश्विक सुरक्षा कोष का गठन किया जाता है। इसमें वैश्विक सुरक्षा कोष, के गठन का प्रावधान किया जाता है। इसी के साथ, इसी कार्यक्रम से कुछ और संस्थाएं निकल के आती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जिन्हें हम इस तरीके से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, और दूसरी जो संस्था बड़ी थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरी जो संस्था थी हमारी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। ये 3 संस्थाएं यहाँ से निकल के आती हैं इसी सम्मेलन से। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सीखने वाली बात है, इन सम्मेलन में 2 वर्ष पर किसी के द्वारा सम्मेलन बुलाया जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, जो मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कब अस्तित्व में आती है, कब कौन से देश साइन करते हैं इसको। तो हम देखते हैं UNFCCC के बारे में। UNFCCC जो था वो 1995 से लागू हुआ, क्योंकि इसका जो अंतिम देश था उसने इस पर साइन, इस जो एग्रीमेंट था उस पर जो साइन करने वाला अंतिम देश था 1995 में उसने
साइन किया। उसके बाद जब हम देखेंगे तो जो हमारा UNCBD था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये 1993 में साइन किया गया। साइन करने की बात हो रही। और उसके बाद UNCCD जो था वो 1996 से इफ़ेक्टिव हुआ। यहाँ की डेटें अलग अलग हैं तो महत्वपूर्ण है, बस ऐसे बता दिया जा रहा है। तो UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी प्रारंभ होती है वो 1995 को इसकी पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। ये हमारा जो था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो था, ये हमारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए था। इसी में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसी सुविधाएं आगे विश्व के अन्य देशों को मुहैया कराने के लिए कही जाती हैं। अब इसमें से यूएनसीबीडी जब हम पढ़ते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें से इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई उसमें से 2 प्रोटोकॉल निकल के आए। पहला प्रोटोकॉल था कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और दूसरा था नगोया। जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था ये 2000 को आता है, लेकिन इस पर जब सभी देशों ने इस पर साइन किए वो 2003 से ये प्रभावी होता है। ये 2003 से प्रभावी होता है। इसमें बात क्या की जाती है, UNCCBD कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो था, जिसमें कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 को सभी देश ये प्रभावी हुआ। उसमें से कहा जाता है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैव विविधता का संरक्षण की बात इसमें की जाती है। जैव विविधता का संरक्षण, इसके साथ अगर हम देखें तो जो जैव विविधता है उसका संपोषणी उपयोग, जैव विविधता का संपोषणी उपयोग, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा जो तीसरा इसका महत्वपूर्ण फैक्टर था वो था जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आनुवांशिकी संशोधित जीव थे या आनुवांशिकी संशोधित कुछ भी जीव, क्रॉप, उसका जो बेनिफिट था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीव, इसका जो भी बेनिफिट होगा वो एसएस बेनिफिट शेयरिंग, मतलब सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बातचीत की जाती है। इसी में हम जब बात करते हैं, ये हमारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल था, जिसके अंतर्गत ये जो प्रॉब्लम्स, ये कुछ संरक्षण के लिए नीतियाँ, कुछ प्लान बनाए गए कि कैसे काम किया जाएगा। जो नगोया प्रोटोकॉल था वो 2010 में आता है, लेकिन ये जो प्रभावी होता है वो 2012 से प्रभावी होता है। नगोया जो प्रोटोकॉल था 2012 से प्रभावी होता है। इसमें 10 वर्षीय टारगेट किए गए हैं, 10 वर्षीय लक्ष्य लिए गए हैं। इन 10 वर्षीय जो टारगेट है उनको आईची टारगेट के नाम से जानते हैं। आईची लक्ष्य या आईची लक्ष्यों के 10 वर्षीय लक्ष्यों को हम आईची टारगेट के नाम से जानते हैं। और UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को कॉम्बैट करने के लिए ये बनाया जाता है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। ये 1996 से प्रभावी होता है, जब इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी बॉन में है। बॉन जर्मनी, ये इसका हेडक्वार्टर हुआ। इसकी जो COP14 हुई हिंदुस्तान में 2009 में होती है ये। यहाँ पर
2019 में होती है COP 14, और इसी में दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जाता है। दिल्ली डिक्लेरेशन किस नाम से अडॉप्ट किया जाता है? डिक्लेरेशन एडॉप्शन ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से ये हमारा जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा। हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि किस तरीके से जो कन्वेंशन थी वो कैसे काम करती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं। कल हम लोग जो मेन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद हमारा 1986 का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।